Welcome to Expert NEET Academy, the Biology Booster Zone. Here, we break down NCERT to clear your concept and also share smart tricks. So today we are going to start with our first unit, that is diversity in living world. अगर इसके हेडिंग का हम मतलब जानें तो डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी एंड लिविंग वर्ल्ड मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, मीन्स एनिमल्स ऑल्सो एंड प्लांट्स ऑल्सो, उनमें जो वैरायटी प्रेजेंट है, इन सब की स्टडी अगर हम करना चाहें तो उसके बारे में है ये यूनिट 1. सो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस. सो बायोलॉजी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. सो बायो स्टैंड्स फॉर लिविंग and logy stands for study. So biology deals with the study of living organisms. तो living organisms में यूनिसेलुलर हो गए, मल्टीसेलुलर हो गए, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, और उनके बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होती है जो उन्हें जीने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे रिस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सारी प्रोसेसेस उनकी स्टडी बायोलॉजी के अंडर की जाती है. लिविंग वर्ल्ड की अगर हम स्टडी करें सो इट कंप्राइजेस ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब आप यूनिसेलुलर लो, मल्टी सेलुलर लो, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. उनकी पॉपुलेशन बहुत डेंस है और इनके बारे में पर्टिकुलर एवरी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है. तो अर्ली मैन क्या करता था? अर्ली मैन ओनली कैन क्लासीफाई देम बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब वो क्लासीफाई नहीं कर पाता था, वो सिर्फ ये नॉन लिविंग थिंग है, मतलब इसमें जान नहीं है, और ये लिविंग थिंग है जो हमारे जैसे मूवमेंट कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसे सिर्फ वो क्लासीफाई कर पाता था. और उसमें से जो उसे अमेज जो थिंग ज़्यादा करती थी, मतलब वो अचंभित जिन चीज़ों से हो जाता था उन्हें वो डिफाइड कर देता था, मतलब वो उनकी पूजा करने लगता था. मतलब सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर लाइक विंड, सी, फायर एक्सेट्रा, उनकी वो पूजा करने लगता था. और सम प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, वो उन्हें गॉड की, मतलब भगवान की तरह उनकी पूजा करने लगता था. मतलब जो चीज़ें वो इनएनिमेट हो, मतलब नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, जो उसे सेंस ऑफ और फियर उसमें से वो जो प्रोड्यूस कर पाती थी या वो उसे अमेज, अचंभित कर पाती थी, वो सारी चीज़ों की वो पूजा करने लगता था या उनकी रिस्पेक्ट करने लगता था. सो मतलब उनका डिस्क्रिप्शन, जो उसके सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनका डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने इरा में किया ही नहीं था. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन बहुत लेटर स्टार्ट हो गया. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. तो वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ. और जो सोसाइटी के व्यूज़ थे वो बहुत आर्थ्रोपोसेंट्रिक व्यू थे. मतलब जो सोसाइटी थी वो बहुत सेल्फिश थी. मतलब उनके जो व्यूज़ थे वो बायोसेंट्रिक नहीं थे. टू टाइप्स ऑफ व्यूज़ आर देयर. 2 टाइप के व्यूज़ होते हैं. एक होते हैं आर्थ्रोपोसेंट्रिक और दूसरा होता है बायो. आर्थ्रोपोसेंट्रिक व्यूज़ मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग सेल्फिश होता है, वो खुद को ही मास्टर ओवर द अदर ऑर्गेनिज्म समझता है. और जो बायोसेंट्रिक व्यू होता है उसमें ऑल एनिमल्स आर इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, मतलब सबको इक्वल इम्पोर्टेंस होती है. लेकिन अगर हम उस इरा में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उनके डिस्क्रिप्शन के दौरान एक बेसिक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस या मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट. मतलब एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जिसे फॉलो करके हम जो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो उसे आइडेंटिफाई कर सके, उसे नाम दे सके, उसका क्लासिफिकेशन कर सके. उसकी ज़रूरत उस इरा में बहुत महसूस होने लगी थी. और इस इरा में जब ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन करने के दौरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइंड हुई थी, वो थी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, व्हाट इज एक्जैक्टली दिस? सो लेट्स सी. सपोज A and B are 2 people, one male and other is female, and they are having offspring. ये उनके बच्चे हैं C, D and E. So ये जो मदर एंड फादर है, सी शोज रिजेम्बलेंस
रिजेम्बलेंस विथ आइदर मदर और फादर और बोथ ऑफ देम। मतलब सी जो है वो कुछ कैरेक्टर ए के दिखाएगा, मदर के दिखाएगा, कुछ कैरेक्टर बी के दिखाएगा, फादर के दिखाएगा। सिमिलर इज फॉर डी, सिमिलर इज फॉर ई। मतलब जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये जो उनके बीच हुई, ये जो इनके बीच प्रेजेंट है, इसे बोला जाता है वर्टिकल सिमिलैरिटी। मतलब माता और पिता दोनों में से या किसी एक से जो कुछ भी कैरेक्टर बच्चे शो करते हैं, इन्हें बोला जाता है वर्टिकल सिमिलैरिटी। सिमिलरली अगर ये जो भाई बहन है सी डी एंड ई, दे ऑल्सो शो रिजेम्बलेंस विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स सेम शो करते हैं, तो उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। तो इससे हमें ये पता चलता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है वो रिलेटेड है उनके एंसेस्टर से जो अर्थ पे आज मौजूद है या अर्थ पे मौजूद थे लेकिन आज वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब है वर्टिकल रिलेशनशिप ये हमारे एंसेस्टर से हमारा है, जिसके वजह से ह्यूमन बीइंग में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस उन्हें समझ आई है। और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से कल्चरल मूवमेंट्स एंड लॉज फॉर्म किए गए हैं। तो ये हुआ आपके यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन विथ योर चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही इज़ नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th century। He was one of the 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब बायोलॉजी में जिन्होंने योगदान दिया है, ऐसे 100 साइंटिस्ट के अगर हम नाम इनलिस्ट करें तो उनमें सर अर्नेस्ट मेयर का नाम आता है। सो 100 नंबर इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस इन हिज लाइफ बिकॉज अगर आप उनका बर्थ ईयर देखें वो है 1904 और अगर आप जब वो एक्सपायर्ड हुए वो ईयर देखें तो वो है 2004, तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर्स का है। देन अगर उनके अवार्ड्स के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो उन्हें एक टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। सो ये एक इनका अवार्ड है। और 3 वन ऑफ द मोस्ट क्राउन प्राइज ऑफ अ बायोलॉजी दैट इज़ द बाल्जन प्राइज, देन इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज। ये तीनों के तीनों प्राइज मिस्टर अर्नेस्ट मेयर को। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पेसीज की डेफिनेशन है, जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, वो भी सर अर्नेस्ट मेयर ने हमें प्रोवाइड की हुई है। सो इसके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पेसीज वाज गिवन बाय मिस्टर अर्नेस्ट मेयर, और आपको और ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट सर अर्नेस्ट मेयर। नाउ विल स्टार्ट विथ योर चैप्टर 1 दैट इज लिविंग वर्ल्ड। तो अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े तो ये एक फिलोसॉफिकल पैराग्राफ है। इसमें इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है व्हाट इज़ लिविंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम रीड करें पैराग्राफ, हाउ वंडरफुल इज़ लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स ऑफ is amazing, the extraordinary habitat in which we find living organisms be cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes and hot springs leaves us speechless। मतलब इसका इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मीनिंग क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आपको फेवरेबल कंडीशन मिले, मतलब आइडियल कंडीशन मिले या जहाँ पे आराम मिले, आराम से सब कुछ मिले, वहाँ पे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऐसे नहीं है। वेरियस हार्श कंडीशन, मतलब जहाँ पे बहुत स्नोफॉल है या स्नो है, वहाँ पे भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं, ओशंस में मिलते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, इवन सल्फर स्प्रिंग में भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, लेकिन वो भी तो ऑर्गेनिज्म है। मतलब लिविंग वर्ल्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट्स व्हाई वी आर स्पीचलेस टू सी दैट लिविंग वर्ल्ड। द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ अ माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स, द अटैकिंग शार्क, इवॉस ऑ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। तो इसमें भी हमें डिस्क्रिप्शन दिया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो हमें स्पीचलेस करते हैं। देन द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी और इवन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल्स मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब है झगड़ा और कोऑपरेशन मतलब मदद। मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स है,
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंपेयर अ टाइगर एंड अ लेपर्ड, बोथ ऑफ देम कॉन्फ्लिक्ट विच ईच अदर, मतलब उनमें झगड़ा है, क्योंकि अगर वो एक खरगोश है उसे पकड़ने जा रहे हैं तो दोनों में क्या है, झगड़ा है, मैं पकड़ूंगा, मीन्स कॉम्पिटिशन है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कोऑपरेशन भी आपको देखने को मिलता है डिफरेंट स्पीसीज। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो लेग्यूम्स के लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके नोडुल्स में प्रेजेंट होते, जैसे राइजोबियम, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके ये लेग्यूमिनस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, एंड इन रिटर्न उन्हें क्या मिलता है, दे गेट फूड एंड शेल्टर इन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये कोऑपरेशन का एग्जाम्पल हुआ। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ऑन अर्थ, दे आइदर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो झगड़ते भी हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। व्हाट इज लिविंग, उसके दो इम्पैक्ट्स है। फर्स्ट इज द टेक्निकल वन, 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू नॉन लिविंग, एंड सेकंड इज अ फिलोसॉफिकल वन, मतलब जो आंसर है वो फिलोसॉफी है, मतलब जिंदगी क्या है, और दूसरा है जो साइंटिफिक है, जिसमें हमें लिविंग और नॉन लिविंग इनमें डिफरेंशिएट किया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें हमने एनटीए का नीट का सिलेबस डिस्कस किया है, उसमें ये एक पर्टिकुलर टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है, व्हाट इज़ लिविंग। लेकिन आपके नए एनसीईआरटी बुक अगर देखें तो उनमें ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में ये टॉपिक अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी परचेस करें। अमेज़ॉन पे वो अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो व्हाट इज़ लिविंग, the term living encompasses of various characteristics of that distinguish living organism from non-living thing। मतलब आप living किसे बोलोगे, कुछ कैरेक्टर्स तो होने चाहिए ना, कि ये जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, और ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। मतलब आपको कुछ रेफरेंस के लिए कैरेक्टर्स मिले तो ही तो आप क्लासीफाई कर पाओगे ना। तो वो कौन से कैरेक्टर है, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज ग्रोथ। So all organisms grow in size and mass. Unicellulars grow by cell division. In plants, growth is continuous, where in animals it is limited. But non-living things can also increase in size by accumulation of material, but that is not considered as true growth। मतलब ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखी जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्लाउड्स होते हैं, एक दूसरे को जॉइन होने के कारण वो बहुत बड़े साइज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये भी तो उनकी ग्रोथ ही हो सकती है। और अगर आप हीप ऑफ सैंड देखें डेजर्ट में, अगर बहुत ज़ोर से हवा चली तो क्या होता है, हीप ऑफ सैंड एक जगह से दूसरी जगह भी चले जा सकता है, या सैंड डिपॉजिट होने के कारण वो जो हीप होता है वो साइज़ में बढ़ सकता है। मतलब अगर हम ग्रोथ करें तो ये ग्रोथ अगर डिस्कस करें तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, दो इट इज़ शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली शो करते हैं ग्रोथ, लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है वो पर्टिकुलर, मतलब वो ट्रू ग्रोथ जो फॉल्स ग्रोथ है, सूडो ग्रोथ है, लेकिन वो शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू गिव राइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब उनकी जनरेशन बढ़ती है जब रिप्रोडक्शन होता है। सो रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्शुअल एंड असेक्शुअल। सम ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन couple do not reproduce yet are considered living. Therefore reproduction alone is not a defining property of लाइफ। मतलब अगर आप बोले कि रिप्रोड्यूस मतलब जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी को जन्म दे सकता है या स्टार्ट कर सकता है, उसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे। तो उसके एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे मेंशन है। ये म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बट दे आर स्टिल अलाइव। वो तो जिंदा है, वो तो लिविंग है, बट दिज आर द एक्सेप्शनल केसेस, जिसकी वजह से आप रिप्रोडक्शन को एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफाइनिंग कैरेक्टर, तो वो है मेटाबॉलिज्म। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, अ सम ऑफ टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब फूड आपके बॉडी में एंटर होने के बाद उस पर जो कुछ भी एंजाइम्स की एक्शंस होती है उन्हें बोला जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये जो सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस है ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो आगे देखिए, द रिएक्शन अकर इन सेल इन्वॉल्व एनाबॉलिक दैट इज बिल्डिंग अप एंड कैटाबॉलिक दैट इज ब्रेकिंग डाउन। मतलब आप जो फूड खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है,
तो उसे ब्रेक डाउन किया जाता है बाय यूजिंग वेरियस एंजाइम्स। तो वेरियस एंजाइम है जैसे अमाइलेज है, पेप्सिन है, ये सारे एक्शन करते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड पे और उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है, तो उसे बोला जाता है कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और उनका यूज़ करके फिर हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं या बॉडी ग्रो होने के लिए जो नेसेसरी प्रोटीन्स ज़रूरी है उनकी फॉर्मेशन होती है, तो उसे बोला जाता है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये जो दोनों रिएक्शंस है वो है बायोकेमिकल रिएक्शन। सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी इन टेस्ट ट्यूब, इन्हें इन विट्रो टेस्ट बोला जाता है, और ऑल्सो कंसिडर्ड लिविंग रिएक्शंस। तो देखो जो हम कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं सब में एक्सेप्शनल केसेस आ रही है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस है वो पर्टिकुलरली बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट करते हैं वो फिर भी वहाँ पे फॉर्म होते हैं या परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये इनकी हुई एक्सेप्शनल केस। देन नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। All living organisms are made up of cell, so cell is a basic unit of life. हमने पहले भी देखा ऑर्गेनिज्म आइदर यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, मतलब वो एक सेल से अपनी पूरी लाइफ या उनकी बॉडी फॉर्म हो रही हो या बहुत सारी सेल्स से उनकी बॉडी फॉर्म हो रही हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है। देन कॉन्शियसनेस को आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अगर कोई भी चीज़ हमारे साथ घट रही हो तो हमारी बॉडी इमीडिएट उसके रिस्पांस देती है, जिसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कोई अगर आपको किसी चीज़ गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आप आ गए तो झट से आपका हाथ क्या होता है, पीछे चला जाता है। सो दिस इज़ व्हाट अ रिफ्लेक्स रिएक्शन शोन बाय योर बॉडी। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, मतलब द एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। मतलब आपके जो 5 सेंसेस है वो एक्टिव है, हाँ, और वो एक्टिव होने के कारण आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, इसे बोला जाता है कॉन्शियसनेस। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विद सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी एक इम्पॉर्टेंट या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आफ्टर डिस्कसिंग व्हाट इज़ लिविंग, लेट्स स्टार्ट विद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमारे सराउंडिंग में जो एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स प्रेजेंट है उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें अगर हम नाम देना चाहें या उनके नाम याद रखना चाहें तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो लेट्स सी, इफ़ यू विजिट अ फॉरेस्ट or a dense area, so the variety of organisms present in that particular forest you can even imagine or you can't even name them. So the species present on the earth, उनकी जो रेंज अगर हम देखें, मतलब जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका अगर नंबर हम अप्रॉक्सीमेट काउंट करें तो वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, और इसमें नंबर ऐड हो रहे हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है नए नए हमें फाइंड होते जा रहे हैं, वैसे ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ से आपका सेकेंड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि द नंबर ऑफ नोन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू, तो ये आपका आंसर होना चाहिए 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इसे क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, वैरायटी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वैरायटी प्रेजेंट है इसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोले तो दैट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इसे आप क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन मेन कन्फ्यूजन कहाँ आता है, अभी हमने देखा द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन। लेकिन अगर आप इनके नाम जाने और आप अगर उन्हें लोकल नेम से जान रहे हैं, तो अगर आप
आपकी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाए या आपका स्टेट छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाए और वही एनिमल या वही प्लांट उनके लोकल लैंग्वेज में अगर वो जानते हो तो उसमें बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. सो मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट, बट इफ़ यू नो देम बाय in your area by their local names, and if you visit a different place even within a country or outside a country, and you call that particular animal or plant by their local name, उसमें क्या होने वाला है, confusion होने वाला है. ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस इन्वेंट की गई है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नाम दिया जाता है और वो नाम पूरे वर्ल्ड वाइज एक्सेप्टेड होता है और वो पर्टिकुलर नाम उसी ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है. मतलब एक नाम एक ऑर्गेनिज्म के नाम में कोई कन्फ्यूजन इससे होता नहीं है. इस प्रोसेस को बोला जाता है नोमेनक्लेचर. There is a need of standardize the naming of living organism, and such a particular organism is known by same name all over the world. This process is called as nomenclature. तो इसके कुछ रूल्स हैं जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं. लेकिन nomenclature मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको नाम देना है उससे पहले कुछ स्टेप्स ज़रूरी होते हैं. Nomenclature is only possible when the organism is described correctly, and we know that the name is attached to this identification. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कुछ चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपके घर वाले दे दे, अगर उन्होंने डिस्क्रिप्शन सही से दिया तभी वो आप चीज़ मार्केट से ला सकोगे. अगर डिस्क्रिप्शन आपको सही में नहीं दिया तो आप ना वो चीज़ आइडेंटिफाई कर पाओगे ना वो आप मार्केट से ला सकोगे. सेम अप्लाइज टू द एनिमल. अगर आप उनका डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली करो, उन्हें आइडेंटिफाई प्रॉपरली करो, तभी आप उन्हें नाम दे सकते हो. अगर आपके कंट्री में प्रेजेंट प्लांट है या एनिमल है, उसके कैरेक्टर्स दूसरे कंट्री में प्रेजेंट प्लांट और एनिमल से मैच करने हैं तो आपको उसे डिस्क्राइब प्रॉपरली करना पड़ेगा. अगर आप प्रॉपरली उसे डिस्क्राइब करोगे तभी वो आइडेंटिफाई होगा और फिर उसे नाम दिया जाएगा. सो नोमेनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट. नेम देने के लिए साइंटिस्ट हैव फॉर्मुलेटेड सम प्रोसीजर और सम रूल्स जो आपको फॉलो करके साइंटिफिक नेमिंग किसी भी प्लांट को, एनिमल को, स्पीसीज को देनी होती है. सो दिस प्रोसीजर इज़ एक्सेप्टेड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो प्रोसेस उन्होंने बनाई है, साइंटिस्ट जो फॉर्म की है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है और सेम प्रोसेस फॉलो की जाती है. सो अगर हमें प्लांट के साइंटिफिक नेम्स बनाने हैं या प्लांट को साइंटिफिक नेम देना है तो उसके जो प्रिंसिपल है, उसके जो क्राइटेरिया है, उसके जो रूल फॉर्म किए हैं वो किए हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICBN. और अगर आपको एनिमल्स को नाम देने हैं तो उसके लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो प्रेजेंट है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. उसका शॉर्ट फॉर्म है ICZN. तो यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी इन दोनों टर्म्स को याद रखने के लिए. फर्स्ट नेम अगर आप देखें तो दोनों का सेम है, इंटरनेशनल कोड. नेक्स्ट है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो प्लांट के लिए होते हैं, एंड फॉर एनिमल दैट इज़ ZN, दैट इज़ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो आपको याद रखने के लिए सिंपली B और Z याद रखना है. बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब प्लांट का है, ICBN दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. तो B अगर वहाँ पे आए तो आप समझ जाइए प्लांट्स के लिए है. लेकिन साइंटिफिक नेम्स ये सेकेंड प्रोसेस हुई. साइंटिफिक नेम देने के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है डिस्क्रिप्शन. अगर आप आपकी कंट्री में एक एनिमल को डिस्क्राइब कर रहे हो, वो डिस्क्रिप्शन इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि अगर दूसरी कंट्री में सेम एनिमल पाया जाता है तो आपने डिस्क्राइब किया हुआ एनिमल उससे करेक्टली मैच होना चाहिए, जिसकी वजह से सेम नेम पे वो साइंटिस्ट भी अराइव होने चाहिए. इसलिए साइंटिफिक नेम में डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन दिस आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स. सो जो प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम देने के लिए, सो बायोलॉजिस्ट फॉलो दैट प्रिंसिपल. सो व्हाट इज़ दैट? Each name has two components, generic name and specific epithet. मतलब हर एक साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होंगे. पहला होगा उसकी जीनस का नेम और दूसरा होगा उसका स्पेसीज का नेम दैट इज स्पेसिफिक इपिथेट. ये प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी सेम रूल है. द सिस्टम ऑफ अ
प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज every scientific name has how many components, or if they are having two components, so what are that? First is the generic name and second is specific epithet। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। Then second, biological nomenclature having how many components, or the system of a name with the two components is known as what? यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको फॉर्म किए जा सकते हैं। So this naming system is given by Carolus Linnaeus and is being practiced by biologists all over the world। तो इनके जो फादर है, नॉमेनक्लेचर के जो फादर है वो है कार्लस लिनियस। तो इनके नाम पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सो कार्लस लिनियस इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सो ये जो नेमिंग सिस्टम है बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, ये कार्लस लिनियस ने हमें प्रोवाइड की है और वो आज भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर आपको मैंगो को नाम देना है, सो द नेम ऑफ अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो ट्री इज मैंजीफेरा इंडिका। सो दिस इज़ अ बायोलॉजिकल नेम फॉर मैंगो। सो यहाँ पे मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस और इंडिका रिप्रेजेंट करता है उसका स्पेसिफिक इपिथेट। अभी हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के कुछ फीचर्स एंड रूल्स देखेंगे। सो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। मतलब अभी हमने जो नाम देखा मैंजीफेरा इंडिका, और जो कोई भी नाम हम देखने वाले या सारे ही नाम जो साइंटिफिक नेम्स है वो सारे लैटिन लैंग्वेज में है। अभी लैटिन लैंग्वेज यहाँ पे क्यों यूज़ की है? तो रीज़न इज़ लैटिन लैंग्वेज इज़ अ डेड लैंग्वेज। मतलब वो कहीं पे भी अभी बोली नहीं जाती है। अगर वो बोली ही नहीं जाती है तो उसमें ना कुछ एडिशन होने वाला है, ना उससे कुछ डिलीट होने वाला है। मतलब ना उसमें नए वर्ड्स ऐड होंगे, ना उसमें जो वर्ड प्रेजेंट है वो डिलीट होंगे। उसकी वजह से उसे स्टैंडर्ड माना गया है, इसलिए लैटिन लैंग्वेज फॉलो की जाती है। एंड रिटन इन इटैलिक्स, मतलब बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे और इटैलिक्स में, मतलब थोड़े से टेढ़े लिखे जाएंगे। देन they are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. The first word in the biological name represent genus, while second component denotes the specific epithet। जो हमने पहले भी देखा, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड्स होंगे, फर्स्ट होगा जीनस नेम, सेकेंड होगा स्पीसीज नेम। देन अगर आप हाथ से लिखने वाले हो, मतलब प्रिंटेड हो तो वो इटैलिक्स मतलब टेढ़े होंगे। अगर आप हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखने वाले हो, देन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और इफ प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। ये रूल आपको क्यों फॉलो करने हैं? ये लैटिन लैंग्वेज है, ये शो करने के लिए। अगर आप किसी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि उसकी जीनस का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और उसके स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे मैंजीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस, तो उसका अगर फर्स्ट लेटर हम देखें तो वो है कैपिटल एम, और इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्पीशीज़, तो उसका जो स्टार्टिंग है या उसका जो फर्स्ट लेटर है वो है स्मॉल लेटर। तो ये रूल आपको मैंडेटरी है, ये आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी स्पीसीज़ का या किसी एनिमल प्लांट का साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो उसकी जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। और अगर किसी ऑथर ने या किसी साइंटिस्ट ने उस प्लांट को आइडेंटिफाई किया है, उसका अगर नाम आपको वहाँ पे लिखना है, द नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। तो जब स्पीसीज का नाम खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ऑथर का नाम अपीयर हो सकता है। मतलब अगर मैंजीफेरा इंडिका इन्वेंट किया है कार्लस लिनियस ने, तो उनका जो नाम होगा वो इंडिका स्पीसीज, मतलब मैंजीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज और लिन रिप्रेजेंट द एब्रिवेशन ऑफ लिनियस, तो वो वहाँ पे एक्सप्रेस होगा। इट इंडिकेट्स दैट स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। सो दिस एक्सप्लेन्स अस द रूल्स फॉर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमने शुरुआत में देखा कि द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन। सो इतने ह्यूज अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट है, तो उनकी स्टडी सेपरेटली करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए एक मेथड होनी चाहिए जिससे हम उनकी ग्रुपिंग करके उनकी स्टडी कर सकें।
तो ये जो मेथड है इसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन डबल की है बिकॉज दिस वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। सो क्लासिफिकेशन ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या किए जाते हैं, मैंने पहले भी बोला कि हर एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेट स्टडी करना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप क्या करो, जो सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका क्या करो, ग्रुप करो या उनका एक कैटेगरी, उन्हें कैटेगराइज करो, उनका क्लासिफिकेशन कर दो कि ये क्लास में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सारे सेम कैरेक्टर शो करते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये बेस होगा ऑन ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मतलब जो ईजिली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब जो ईजिली दिख जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर। सो इन्हें बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और यू कैन कॉल देम एज एक्सटर्नल कैरेक्टर। मतलब जो क्लासिफिकेशन हो रहा है इनमें इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी नहीं की जा रही है, इसमें आपको सिर्फ मॉर्फोलॉजी ही स्टडी करनी है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ग्रुप्स में, वो उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर पे ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ़ आई आस्क यू टू क्लासीफाई बिटवीन डॉग्स, कैट्स एंड इंसेक्ट, तो अगर हम डॉग बोले तो आपके आंखों के सामने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। उसमें डॉग्स का कोई ब्रीड हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अल्सेशियन है, डॉबरमैन है, मीन्स वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट ब्रीड, बट डॉग अगर हम बोले तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आंखों के सामने आ जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट कैट्स देन ऑल्सो द कैरेक्टर्स स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज। उसके जो कुछ भी मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो आपके आंखों के सामने आ जाते हैं। अगर हम बोले इंसेक्ट, हाउस फ्लाई है, तो उसे पंख है, उसके जो लेग्स है, वो सब आपके आंखों के सामने आते हैं। अगर हम प्लांट के बारे में डिस्कस करें, मनी प्लांट बोले तो उसके कैरेक्टर्स हमें पता है, व्हीट प्लांट बोले तो उसके कैरेक्टर्स हमें पता है। डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस प्लांट, एनिमल्स, ऑल ऑफ दिस शो डिफरेंट कैटेगरी। मतलब ये अगर मैं नाम लूँ तो एक ही चीज़ आपके आंखों के सामने नहीं आ रही, ये सब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं और इन कैटेगरी को बोला जाता है टैक्सा। हर एक प्लांट या हर एक एनिमल एक डिफरेंट कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है या डिफरेंट वैरायटी रिप्रेजेंट करता है और उसे ही बोला जाता है टैक्सा। तो अगर हम ईच एंड एवरी प्लांट ले, व्हीट का प्लांट है, मनी प्लांट है, राइस का प्लांट है, या एनिमल्स कंपेयर करें, मैमल्स है, तो डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, लेकिन ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन के लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उन्हें डिफरेंट टैक्सास एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ज़रूरी है जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे होता है, हमने अभी पढ़ा। Based on the characteristics, all living organisms can be classified in different taxa and this process is called as taxonomy। अभी टैक्सा क्या है वो अभी हमने डिस्कस किया कि हर एक वैरायटी प्लांट और एनिमल की जो है उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे अवेलेबल, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे बनी हुई, जिसे बोला जाता है टैक्सा। और इन टैक्सा में अरेंज करना एनिमल्स को या प्लांट्स को, इसे बोला जाता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में एनिमल के एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जो किया जा रहा था वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे किया जा रहा था। मतलब जो एक्सटर्नल फीचर्स थे या एक्सटर्नल अपीयरेंस था ऑर्गेनिज्म का, उसे फॉलो करके क्लासिफिकेशन किया जा रहा था। लेकिन टैक्सोनॉमी एक एडवांस प्रोसेस है जिसमें उसके एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। सेलुलर स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस पूरी स्टडी की जाती है और फिर उस ऑर्गेनिज्म को उसके कैटेगरी, जिस कैटेगरी को बिलोंग किया जाता है उसमें प्लेस किया जाता है और उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना और उसे एक पर्टिकुलर जगह पे रखना,
वो एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और फिर उसकी एक एक्यूरेट पोजीशन फाइंड की जाती है। ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज सेल्फिश, सो दे ऑलवेज स्टडी ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन यूज। जो कुछ भी वो स्टडी करते थे एनिमल्स की, वो उनके खुद के यूज़ के लिए या उनके खुद के बेनिफिट के लिए वो करती थी। जो अगर आप अर्लीस्ट मैन का एग्जांपल लें तो उसकी जो बेसिक नीड्स थे, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, हाँ, वो उसके बारे में सोचता था कि इन एनिमल का यूज़ मैं मेरे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के लिए कैसे कर सकता। तो जो एनिमल उसे बेनिफिट करते थे वो उनकी स्टडी करता था, और जो उसके बेनिफिट नहीं करते थे वो उसकी स्टडी नहीं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द अदर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स। मतलब जो अर्लीस्ट मैन करता था वो अपने यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशन, मतलब उनका यूज़ ढूंढता था। लेकिन नाउ अ डेज फॉर द पर्पज़ ऑफ अ स्टडी जो रिलेशनशिप है उसका स्टडी किया जाता है। एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर वो रिलेटेड है, अगर वो यूजफुल है, उनका रिलेशन ह्यूमन बींग से क्या है या अदर एनिमल से क्या है, वो फाइंड करके क्लासिफिकेशन में हेल्प होती थी। इसीलिए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉसिबल थी, इसीलिए उस बायोलॉजी के ब्रांच को सिस्टमैटिक्स ऐसे बोला जाता है। एंड कार्लस लिनियस यूज अ बुक और टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन दैट इज सिस्टेमा नेचुरी as the title of his publication, and the scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematic takes into account evolutionary relationship between organism। मतलब systematics में सिर्फ आज जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, उनका हमारे लिए फ़ायदा या उनका हमसे रिलेशन, इतनी ही स्टडी नहीं करती। इवोल्यूशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट होते आया है, डेवलप होते आया है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनकी भी स्टडी करती है। तो यहाँ पे एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सर कार्लस लिनियस, इनकी बुक का नाम क्या है? तो दैट इज़ द सिस्टेमा नेचुरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी हम इस टॉपिक में आए हुए नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस नीट एग्ज़ाम में टॉपिक 1.1 पे पूछे हुए क्वेश्चंस यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हैविंग फिक्स शेप, सेकेंड ऑप्शन है रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, थर्ड ऑप्शन है बीइंग मेड ऑफ मिनरल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है हैविंग कलर। तो अगर आपने लेक्चर में सुना होगा लिविंग थिंग्स के बारे में, हमने उसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं। तो उन कैरेक्टर्स में यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन है आपका रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। सेकेंड क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन अर्थ सो फार। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर है अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन। थर्ड क्वेश्चन है, इन बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम रेफर्स टू। आपके ऑप्शंस है द जीनस, द स्पेसिफिक एपिथेट, द फैमिली एंड द किंगडम। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है द स्पेसीज एपिथेट। देन फोर्थ क्वेश्चन, द टर्म टैक्सोनॉमी एनकम्पासेस। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली नेमिंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड डी ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो इसका आंसर है बी, टैक्सोनॉमी हमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बाद ही अवेल होती है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमने 5 कैरेक्टर्स देखे हैं, उनमें कौन सा कैरेक्टर डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। सो फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, सेकंड इज ग्रोथ, थर्ड इज क्रिस्टलाइजेशन एंड फोर्थ इज रिप्रोडक्शन। तो इसमें से ऑप्शन है आपका सी, क्रिस्टलाइजेशन, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज। तो अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। आपके ऑप्शंस है ए एरिस्टोटल, बी लैमार्क, सी लिनियस एंड डी डार्विन। तो आपका आंसर है सी लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग लैटिन इन साइंटिफिक नेम्स।
तो आपके ऑप्शन है ए बिकॉज लैटिन इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज टुडे, बी ऑप्शन है आपका बिकॉज लैटिन इज नो लॉन्गर स्पोकन एज अ नेटिव लैंग्वेज, सी बिकॉज लैटिन नेम्स आर मोर ईजियर टू प्रोनाउंस, एंड डी बिकॉज लैटिन नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड डू नॉट चेंज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है डी, लैटिन नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड डू नॉट चेंज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन सिस्टम हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय। आपके ऑप्शन है ए मल्टीपल कॉमन नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म, बी डिफरेंट स्पीसीज हैविंग द सेम हैबिटेट, सी ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग एट डिफरेंट रेट्स, एंड डी ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए मल्टीपल कॉमन नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक एपिथेट इज इन अ साइंटिफिक नेम। आपके ऑप्शन है is A is always capitalized, B identified the species within the genus, C refers to the family name, and D is the same for all organism in a genus। specific epithet scientific name का, तो इसका आंसर है B that identifies species within the genus। Then 10th question, which of the following statement is true about taxonomy। आपके ऑप्शन है ए इट इज़ ओनली कंसर्न विद एनिमल्स, बी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस ओनली, सी इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिजम्स, डी इट वॉज प्रपोज्ड बाय डार्विन। तो सही आंसर है सी इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिज्म। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस टॉपिक 1.1 पे मैंने बनाए हुए हैं जो टॉपिक 1.1 से पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी। आप खुद से सॉल्व करने की तब तक कोशिश कीजिए। So this is all about for today's video. Please like, share and subscribe our channel, and let's crack NEET together. Thank you.